गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग रेशमा। गुड मॉर्निंग सौम्या। सौम्या आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन रह गया है ना अभी? सौम्या। गुड मॉर्निंग कशिश। सौम्या आपका हो गया? ठीक है। नंदिता आपका रह गया है तो प्लीज आप मुझे दोपहर में कॉल कर लेना, 2 बजे के आसपास। ठीक है। बाकी किसी का रह गया है तो कर लेना। और किसी को अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन भी अगर रह गए तो प्लीज, आज लास्ट डेट है, ठीक है। और आई थिंक कृष्णा का रह गया है शायद। किसका रह गया? कृष्णा का रह गया शायद। चलो ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम कल हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो कल हमने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था, एल्कीन एल्काइन, मतलब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर हमने एल्केन की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले हैलोजिनेशन पढ़ा था कि कैसे आप हैलोजन को ऐड करते हो। उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ठीक है, कि लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन अगर आप कम रखते हो तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, थोड़ा ज्यादा करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और उससे ज्यादा करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। और 3 डिग्री अगर आप बनाना चाहते हो अल्कोहल तो उसके लिए आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाओगे। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन है यहाँ पर वो है आपका कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? लाइक जलाना, ठीक है। तो कंबशन में क्या करेंगे, लाइक कोई भी आपने एल्केन ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सीधे सीधे CnH2n+2 लिखा है। इसका मतलब कि कोई भी एल्केन का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो CnH2n+2 आपने लिया, उसके बाद आप ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है 3n+1/2, ये आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितने लगेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। जैसे मान लो अगर मैं एल्केन ले लेता हूँ C3H8, ठीक है, मतलब मैंने क्या ले लिया, प्रोपेन ले लिया, तो C3 n की वैल्यू क्या यहाँ पर 3 है। तो मेरे को इसके साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3n+1/2। 3n+1/2 का मतलब n की जगह 3 रखूंगा, +1/2। तो 3 3 9 +1 कितना हो गया? 10। 10/2 कितना हो गया? 5। तो C3H8 के साथ मेरे को कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के? 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर C3H8 ले रहा हूं तो मैं कितने मॉलिक्यूल लूंगा? ऑक्सीजन के 5 लूंगा। तो 3n+1/2 ये इसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आप कितने लोगे। उसके बाद अगर इसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन का मतलब ये है कि जितने कार्बन थे वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। आ गई बात समझ में? कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जलाने पर हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो जितने कार्बन थे उस हाइड्रोकार्बन के अंदर वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो NCO2, यानी कि जितने कार्बन होंगे उधर उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएंगे कंप्लीट कंबशन होने पर। और वाटर के मॉलिक्यूल एक ज्यादा निकलेगा, मतलब N+1H2 निकलेगा। अगर मान लो आपने क्या लिया, प्रोपेन लिया, 3 कार्बन लिए, तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। N+1 यानी कि 3 और 1 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, मीथेन गैस को इन्होंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, ठीक है। तो मीथेन के लिए आपको पता है, ठीक है, मीथेन के लिए आपको पता है क्या कि एन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कितनी हो जाएंगे? 3 × 1, 3+1 कितना हो जाएगा? 3+1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। वैसे तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ लिखने चाहिए थे, गलत लिखा है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा है? इनकम्प्लीट कंबशन कराया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन का केस दिया हुआ है कि उसके केस में कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनेगा? कार्बन बनेगा सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन का केस ये ऊपर वाला हो गया। इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन भी बन सकता है। तो ये हो गई आपकी कंबशन की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब ये है
कि आप एल्केन को क्या कर रहे हो, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एरोमेटिक मतलब लाइक बेंजीन कंपाउंड समझ लो। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है हमने पढ़ा था, जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम होता है और जो हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लो हेक्सेन लिया। हेक्सेन मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन के 6 एटम होंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14। ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H14। ठीक है, CnH2n+2 का फॉर्मूला यूज करके। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, वेनिडियम ऑक्साइड V2O5। V2O5 क्या होता है, वेनिडियम ऑक्साइड। या फिर आप क्या कर सकते हो, यूज एल्यूमिना कर सकते हो, Al2O3 एल्यूमिना कहते हैं, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड कर सकते हो, Cr2O3। तो इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करते हो और टेम्परेचर कितना रखते हो, 773 केल्विन, और प्रेशर कितना रखोगे, 10 से 20 एटीएम का, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ पर देखोगे कि हेक्सेन में कार्बन के 6 एटम थे, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिला एरोमेटिक कंपाउंड का, उसमें भी कितने एटम आए, 6 एटम आए, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, तो ये एरोमेटाइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वेनिडियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, और 773 केल्विन का क्या करोगे, टेम्परेचर रखोगे, और 10 से 20 एटीएम का प्रेशर रखोगे, तो ये आपका एरोमेटाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब आप समझ ही सकते हो, मतलब क्या, कि हम उसके किस में चेंज कर रहे हैं, ब्रांचिंग में, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास जो कंपाउंड है वो यहाँ पर ये है, CH3CH2 का होल 4 CH3। अब ये कंपाउंड अगर आप ओपन करोगे तो इसका मतलब ये है कि CH3 आया, उसके बाद CH2 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 CH2, ये 4 बार आएगा, और लास्ट में क्या आया, CH3 आया। तो CH2 का होल 4 जब आप ओपन करोगे तो CH2 का आप 4 बार लिखोगे। ठीक है, तो 4 कार्बन ये हो गए और 2 कार्बन साइड वाले हो गए, तो टोटल 6 कार्बन हो गए, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही लगा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड ही लगा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हेक्सेन हो गया। अब हेक्सेन का आप क्या करा रहे हो, आइसोमराइजेशन करा रहे हो, तो इन्होंने क्या लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रस का मतलब वाटर प्रेजेंट है, एनहाइड्रस का मतलब कि वो ड्राई है, सूखा हुआ है, उसमें वाटर नहीं है। तो जब आप एनहाइड्रस AlCl3 लोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड लोगे, और HCl लोगे, यानी कि एसिडिक जो मीडियम है वो आप बना रहे हो, और एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो, तो आपका जो यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे वो आपके दो बनेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला बन रहा है CH3CH, और CH के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और CH2 का होल ट्वाइस, और CH3। ठीक है, तो कोई मुझे इसका नाम बता सकता है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, बताओ जरा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, बोलो। 2 मिथाइल पेंट 2 मिथाइल, टू पेंटीन 2 मिथाइल पेंटेन होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर कितने, 5 एटम है, क्योंकि बीच में एक CH2 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब CH2 2 बार आया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो एक तो 2 मिथाइल पेंटेन मिला, और एक आपको क्या मिलेगा, ये वाला आपका 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। CH3CH2, फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH2CH3, और उसके साथ तीसरे नंबर पे क्या लगा, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है। तो एक तो आपको 2 मिथाइल पेंटेन मिल गया, और साथ में क्या मिल गया, 3 मिथाइल पेंटेन मिल गया। तो ये वाली रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको क्या दे देंगे, लेफ्ट साइड में हेक्सेन लिख देंगे। मान लो उन्होंने ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा, सीधे के लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, या हेक्सेन की जगह ये लिख सकते हैं C6H14। ठीक है, C6H14 इन्होंने लिखा, ऊपर क्या लिखा इन्होंने, एनहाइड्रस AlCl3 लिखा, और नीचे क्या लिखा, HCl लिखा। अब बताओ कि प्रोडक्ट क्या होंगे, उसमें लिख दिया कि A प्लस B। अब उन्होंने पूछा कि A और B क्या होंगे यहाँ पर, तो अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं होगी तो फिर आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी एल्केन ले रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपको क्या मिलेगा, आइसोमर्स मिलेंगे उसके। एक आइसोमर क्या मिला आपको, 2 मिथाइल पेंटेन, दूसरा क्या मिला, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद स्टीम। मीथेन की रिएक्शन हमने वाटर यानी कि स्टीम से करवाई है, क्योंकि स्टीम का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O ही होता है। ठीक है, तो स्टीम से करवाई, स्टीम से जब हम करवा रहे हैं तो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं निकल, और हीट करवा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये हो जाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद ये पायरोलाइसिस वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने फिर से हेक्सेन लिया है, हेक्सेन को हम 773 केल्विन पर हीट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जा रहे हैं। और इसमें भी शायद मेरे हिसाब से वही मिल रहे हैं, आइसोमर्स ही मिल रहे हैं उनको अलग अलग, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हो क्या मिला, C6H12H प्लस H2। अब ये बताओ मेरे को कि C6H12 क्या होगा, इसका नाम क्या होगा C6H12 का? बोलो। बेंजीन। बेंजीन? बेंजीन बेंजीन कैसे होगा? भाई बेंजीन तो C6H6 हेक्साइन। है। हेक्साइन कैसे होगा भाई, उसमें तो CnH2n-। हेक्सेन। हेक्सेन। ये नाम है हेक्सीन, C6H12। C6H12 का मतलब क्या है कि N अगर 6 है आपके, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं। यानी कि ये फॉर्मूला किसका लिखा है, CnH2n का लिखा है। और CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का होता है। तो 6 कार्बन की एल्कीन को हम क्या कहेंगे, हेक्सीन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम C6H14 को हीट कर रहे हैं, तो हमें ये मिलेगा, एल्की ये हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद C4H8, C4H के H8 क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। और C2H6 क्या हो गया, C2H6 हो गया आपका इथेन, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, C3H6, ये क्या हो गया आपका प्रोपीन हो गया। और उसके साथ C2H4 मतलब क्या हो गया, ये आपका मेथ एथीन हो गया। और साथ में मिथेन हो गया। तो आपको काफी सारे कंपाउंड्स, मतलब आइसोमर्स का मिक्सचर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो कंपाउंड है वो आपके, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास क्या था, एक सैचुरेटेड कंपाउंड था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। चलो ये छोड़ो, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ मीथेन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब उसके बाद सीधे आ जाओ एल्कीन्स के ऊपर, ठीक है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं, क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखना है। एल्कीन्स का दूसरा नाम क्या होता है, ऑलिफिन्स। सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और एथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड, ठीक है। तो ऑलिफिन्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एल्कीन का पहला मेंबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्कीन का पहला मेंबर हमेशा 2 कार्बन का होगा, 1 कार्बन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो पहला मेंबर होता है जिसे आप इथाइलिन कहते हो, ठीक है, या फिर एथीन कहते हो, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई क्या वो, अच्छा, अरे एक चीज कल गलत हो गई थी, ठीक है, अभी मेरे को याद आया। ये मैंने आपको यहाँ पर क्या एसिटिलीन गैस बता दी थी क्या, ये एसिटिलीन गैस नहीं होती भाई, फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन गैस होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये एसिटिलीन गैस, तो बेसिकली एसिटिलीन गैस भी बता देता हूँ कहाँ पर यूज होती है। एसिटिलीन गैस जो यूज होती है वो आपकी वेल्डिंग में यूज होती है, ठीक है। जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में यूज होती है। और इथाइन गैस, यहाँ पर एथीन जो लिखा था ना, ये एथीन, इसका दूसरा नाम होता है इथाइलिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइलिन। और ये आपकी फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल होती है। तो ये मेरे को याद आ गया, ये किस में इस्तेमाल होती है, फ्रूट राइपनिंग में। तो याद रखना, फ्रूट राइपनिंग के लिए एल्कीन का इस्तेमाल होता है, ना कि एल्काइन का, ठीक है। वो एसिटिलीन मैंने कल जो है गलती से बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसका जो पहला मेंबर है इथाइलिन या फिर एथीन,
ठीक है, ये क्या बनाता है, ऑयली लिक्विड बनाता है। तो ऑयली जैसा लिक्विड होता है इसका, इसी वजह से इनके जो एल्कीन्स है उनको हम ऑलफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर तो ये मैंने बता ही दिया था कि सफिक्स में ईन लगेगा। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं, और डबल बॉन्ड होता है इसमें। और आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स शो बोथ स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्कीन्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एल्कीन्स हो गए यहाँ पर बेसिकली। तो इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होता है और ज्योमेट्रिकल भी होता है। ठीक है, और एल्कीन्स में जो ज्योमेट्रिकल होता है वो सिस वाला होता है, सिस ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द सी सी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस ट्रांस आपका आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो वो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, और सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एल्कीन का सिस फॉर्म होता है, हमने सिस फॉर्म पढ़ा था ना, सिस फॉर्म में क्या होता है कि जो दो ग्रुप्स होते हैं आपके वो एक साइड पर होते हैं। जैसे ये लिखा है ना सिस ब्यूट टू इन, तो इसमें ये CH3 ये CH3 ये दोनों क्या है, एक तरफ है। ठीक है, तो सिस फॉर्म जो होता है एल्कीन का वो आपका क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले में देखोगे एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो मतलब दोनों एक जैसे जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सिस वाला जो फॉर्म होता है वो ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, उसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ज्यादा डेवलप करते हैं। ठीक है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज ऑलमोस्ट जीरो। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है किसका, ट्रांस वाले फॉर्म का, ऑपोजिट ग्रुप अपोजिट साइड पे ग्रुप होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आता है, चार्जेस की वजह से आता है। और जब हम ये देख रहे हैं कि भाई नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज जो डेवलप होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इससे हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सिस फॉर्म होता है वो इसका क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू इसका जो ट्रांस वाला फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड के बारे में आपको एक चीज ये पता है कि भाई इसमें क्या होता है, एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और उसके साथ क्या होता है, एक वीक पाई बॉन्ड होता है। तो ये याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा और एक वीक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये देख सकते हो, ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये sp2 ये जो आपका बना ना हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। इससे आपका क्या बना है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और जहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वहां पर वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो पैरेलल बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, एक तो ये वाला आपका ऑर्बिटल है। ठीक है, और एक ये वाला ऑर्बिटल है। तो आप देख सकते हो पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2p ऑर्बिटल से बनता है। तो 2p के ऑर्बिटल से ये, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल रहा, ये एक ऑर्बिटल रहा। तो इनके बीच में आप देख सकते हो ये एक बॉन्ड बना और ये एक बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पाई बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है ऑफ द टू पी ऑर्बिटल। तो दो जो है आपके 2p ऑर्बिटल मतलब जैसे 1s2 2s2 2p होता है ना। तो 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं, दो ऑर्बिटल्स ही आपस में क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, वही क्या हो गया आपका पाई बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये इन्होंने समराइज कर रखा है। इसी टाइप के अगर चार्ट्स आप याद करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक रिएक्शन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। तो इस तरीके से काफी सही दे रखा है। ठीक है, तो पहले जैसे आप अल्कोहल से बना सकते हो। ठीक है, अल्कोहल में जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया एथेनॉल का C2H5OH। तो एथेनॉल अल्कोहल का क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे। जब भी हम ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मतलब हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से वाटर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर का लॉस हो रहा है, -H2 हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, C2H5OH में से, C2H5OH में से अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे तो OH एक माइनस हो जाएगा और एक H यहाँ से चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, जब आप इसमें से H2O निकालोगे तो क्या बचेगा,
C2H4 बचेगा, और C2H4 क्या होता है? एथीन होता है, ठीक है। C2H4 क्या होता है? एथीन होता है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब वाटर का रिमूवल कर दोगे एथन अल्कोहल में से, तो आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहली टाइप की रिएक्शन हो गई। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब मैंने आपको कल बताया था कि एल्केन के साथ जब हाइड्रोजन रिमूव होके एल्काइल ग्रुप के साथ जब आपका हैलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिया है? इथाइल ब्रोमाइड लिया है। C2H5 का नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड, या आप इसको ब्रोमो इथेन भी कह सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, ब्रोमो इथेन भी कह सकते हो। तो ये हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम? एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवा रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? एथीन बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम वो पढ़ेंगे ना हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर जो है, हेलो एल्केन वाला, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिखा है, वहां पर एक रिएक्शन होती है। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम जब एक्वस KOH से करवाएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें अलग मिलता है। तो एक्वस प्रोडक्ट होने से या अल्कोहल मतलब एक्वस रिएजेंट होने से या अल्कोहलिक रिएजेंट होने से कहानी बदल जाती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। तो वहां पर आप देखोगे जब आप एक्वस KOH लेते हो या एक्वस NaOH लेते हो तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा होता है, और अल्कोहलिक KOH ले रहे होते हो तो आपका एल्काइन एल्कीन बन रहा होता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि जब आप यहाँ पर क्या ले रहे हो? अल्काइल हैलाइड ले रहे हो और उसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? एथीन मिल रहा है, यानी कि अल्कलाइन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, मतलब इसमें क्या है? आपके जो क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड के दो ग्रुप आपस में जुड़े होंगे, CH2Br CH2Br, ठीक है। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे किससे? जिंक से, तो उस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा? एथीन मिल जाएगा। और लास्ट वाला है फ्रॉम एल्काइंस। तो ये आपने क्या लिया है? इथाइन लिया है या एसिटिलीन लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका आप क्या करा रहे हो? H2 के साथ हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन समझ सकते हो। तो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज कैटलिस्ट, ठीक है, पैलेडियम या कार्बन। और उसमें एक कैटलिस्ट और डालते हो जिसे आप क्या बोलते हैं? अच्छा, इसी को हम शायद बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये जो आपका PD और C और H2 है, ठीक है। तो शायद यही आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, या फिर ये अलग होगा। इसका फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ लिंडलार्स कैटलिस्ट का। ठीक है, तो इसका जो है वो आपका फॉर्मूला अलग है, ठीक है। ठीक है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में आपका पैलेडियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेड एसिडेट होता है, क्विनोलिन होता है, ठीक है। तो ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और बेसिकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पैलेडियम और BaSO4 PdBaSO4 को भी हम लिंडलार कैटलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को, ठीक है। तो ये हो गया, और इससे जब आप करोगे एल्काइन से तो आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। अब उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है यहाँ पर वो क्या आपकी गैसेस हैं। नेक्स्ट 14 का मतलब कि 4 से लेके कहाँ तक? 17 तक कौन से हैं? लिक्विड्स हैं। और उसके ऊपर क्या है? बाकी के सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक है। तो अदर कलरलेस और ओडरलेस होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते, बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो एक रूल होता है बेसिकली, एक रूल आपने शायद ये पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब ये होता है कि पोलर सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट में घुलना पसंद होता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में घुलना पसंद करते हैं। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है कि जैसे आपके एल्कीन्स के नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में फेयरली सॉल्युबल होती है, मतलब ठीक ठाक तरीके से घुल जाती है। लेकिन वाटर में, वाटर क्या है? वाटर आपका पोलर है, ठीक है। वाटर जो होता है क्या होता है? पोलर होता है, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन आपका पोलर होता है। तो ये पोलर लिक्विड जैसे कि वाटर में डिजोल्व नहीं करते, क्योंकि ये खुद क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर में ही डिजोल्व होना पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद है दे शो आर रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, मतलब वही हो गया कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, चेन का साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होगा।
अब उसके बाद यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रेट ऑफ मतलब हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हम कर रहे हैं। तो कैसे होगा, ये आपने क्या लिया, एल्कीन लिया, एथीन ले लिया, एथीन में आप H2 ले रहे हो, हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, और उसके साथ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इनका क्या करवा रहे हो, इनको एज अ कैटलिस्ट ले रहे हो, और टेम्परेचर कितना ले रहे हो, 523 से 573 केल्विन, और आपको क्या मिल जा रहा है, इथेन मिल जा रहा है। मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जब आप करवाओगे तो क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। और वैसे भी देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवाने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, H2 मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे हो। अब H2 बेसिकली होता क्या है, H सिंगल बॉन्ड H होता है, मतलब इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है। और जब आप किसी एल्कीन को लोगे, एल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। मतलब कार्बन जितने हैं उसके दुगने हाइड्रोजन हो गए, तो ये आपका एल्कीन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर इसमें दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, CnH2n+2 बन जाएगा, यानी कि एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या बन जाता है, एल्कीन ये बन जाता है। तो एल्कीन आपने लिया, हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, कोई भी ये आप एक ले सकते हो, और टेम्परेचर कितना रखा, 523 से 573 करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ नीचे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन का एडिशन यहाँ पर कैसे होता है, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या इन्होंने लिया है, इन्होंने प्रोपीन लिया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, प्रोपीन होता है, क्योंकि कार्बन के 3 एटम है और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, प्रोप1 इन बोल सकते हो या फिर सीधे प्रोपीन बोल सकते हो। तो प्रोपीन में अगर आप Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरीन के जो एटम है आपके वो दो जगह पर फिक्स हो जाएंगे। कहां पर फिक्स होंगे, जहां से आपका डबल बॉन्ड टूटा था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में था, एक तो इस वाले के और एक इस वाले के। तो ये जब डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड टूटते ही क्या हो गया, दोनों कार्बन पे क्लोरीन आपके जुड़ गए, एक क्लोरीन ये जुड़ गया, एक क्लोरीन ये जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन के साथ हो गया। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो ये तो आपका क्या था, हैलोजन था, ठीक है। और ये क्या है, ये जो नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो ये क्या आपके हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है कि जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन, HX ग्रुप आप कह सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो गया, HX ग्रुप, HX मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन, X का मतलब क्या हो गया, हैलोजन, इसी को आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट करवाओगे, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, प्रोपीन लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, प्रोपीन लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं रिएक्ट क्या करवा रहा हूँ, HBr, HBr क्या है आपका एल्काइल, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। तो HX का फॉर्म है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। तो यहाँ पर आपका ये आपका जो है कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और CH के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, मार्कोनिकॉस रूल बोलते हो, ठीक है, मार्कोनिकोस रूल, ठीक है। अब ये रूल बेसिकली क्यों होता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप क्या करोगे, HX को आप रिएक्ट करवाओगे किसी भी एल्कीन के साथ, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जिधर भी दो कार्बन के बीच में लगा हुआ, उसके लेफ्ट साइड में कार्बन की चेन की लेंथ अलग होगी और राइट साइड में कार्बन की चेन की लेंथ अलग होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अगर ये होता सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी, इधर सिंगल बॉन्ड सी, ये मान लो CH3 हो गया, ये वाला भी CH3 हो गया, ये आपका CH हो गया, और ये वाला भी आपका CH हो गया। तो ये क्या था, ये थी आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता कि आपके पास कार्बन किसी पर भी लगाओ, मतलब आपके पास दो चॉइसेस है, मतलब कि आप जो है यहाँ पर ब्रोमीन को या तो इधर लगा सकते हो या इधर लगा सकते हो, दोनों ही साइड से कभी भी, मतलब आप जिधर भी लगाओगे तो क्या होगा, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सेम प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ मान लो मैं इस वाली जगह से, मतलब पहली वाली जगह से हटा के यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा देता हूँ, तो जब आप इसका नाम पढ़ोगे, ठीक है, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। बॉन्ड टूटने के बाद जब आप इसका नाम पढ़ोगे, ये H यहीं पर रहेगा,
तो मान लो अगर मैंने क्लोरीन इस वाले एक कार्बन पे जोड़ दिया, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू क्लोरो, टू क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। और अगर मैं क्या करता, अगर मैं नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन, मतलब नेक्स्ट वाला जो आपका है कार्बन, उस पर अगर मैं लगा देता इसको, मान लो इधर हाइड्रोजन ही रहता और मान लो इधर आपका हाइड्रोजन था और इधर Cl लगा देता, तो इसका नेम भी सेम यही आता, क्या आता, टू क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि उस केस में आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से आप नेमिंग स्टार्ट करते हैं या राइट हैंड साइड से आप चेन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन हम मार्कोनिकॉफ रूल जो लगाते हैं वो कहां पर लगाते हैं, जहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके एक तरफ कार्बन की चेन की लेंथ अलग होगी और दूसरी तरफ कार्बन की चेन की लेंथ अलग होगी। अब जैसे ये वाला जो केस आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका ये CH2 हो गया, ये आपका CH हो गया और ये CH3 हो गया। तो अब ये डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके लेफ्ट साइड में कोई भी कार्बन नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर क्या काम आता है, अपना मार्कोनिकॉफ रूल काम आता है कि भाई आप कौन से वाले कार्बन पे मतलब जो हेलोजन है उसको लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, कौन से वाले कार्बन पे, क्योंकि पहले कार्बन पे लगाओगे तो नाम उसका कुछ और होगा, फॉर्मूला कुछ और बनेगा। दूसरे वाले पे अगर आप लगाओगे तो उसका नाम कुछ और बनेगा। ठीक है। तो ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई आपने जो है हेलोजन उस पे लगाना है, यानी कि हेलोजन का जो एटम है आपने उस पर लगाना है जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिखाई देंगे, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट एक मिनट, मतलब नहीं, वो हाइड्रोजन के लिए रूल है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको जो है हेलोजन उस पर लगाना है जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो गया, जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस पर आप क्या करोगे, हेलोजन को लगाओगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपके पास क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ आपने HBr की रिएक्शन करवाई, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिस पर कम आपके हाइड्रोजन जुड़े होंगे उस पर आप करोगे। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर कितने जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और दोनों ही कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को आपने देखना होता है। तो जिस पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन होंगे उसी पर आप ले जाकर क्या कर दोगे, अपना हेलोजन एटम को जोड़ दोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना भी है, और ये क्या हो जाएगा लास्ट में, ये 3 हो जाएगा। मतलब ये है कि हाइड्रोजन आप उधर जोड़ोगे जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और हेलोजन आप उधर जोड़ोगे जिधर हाइड्रोजन क्या है, कम है। ठीक है। तो हेलोजन आपने उधर जोड़ना है जिधर आपके हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन आपने उधर जोड़ना है जिधर आपके हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो यही क्या होता है, आपका मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अब ये समझ आ गया सभी को। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें एक और खास बात होती है कि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल लग गया आपका। अब उसके बाद एक और सिचुएशन हो सकती है, मान लो आपको ये सेम कंडीशन दी है, आप ये ले रहे हो, प्रोपीन ले रहे हो, HBr ले रहे हो, लेकिन अगर इसके साथ आपने पेरोक्साइड जैसा रिएजेंट ऐड कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, पेरोक्साइड भी ऐड कर दिया इस रिएक्शन में, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब उसका उल्टा हो गया। अब हेलोजन किस पर जाएगा, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन के एटम थे, और हाइड्रोजन किस पे जाएगा, जिधर कम हाइड्रोजन के एटम थे। यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये था। अब हम क्या करेंगे, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं तो हमारा जो है हेलोजन इस पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन इस पर आएगा जिस पर आपके हाइड्रोजन कम है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, CH, ये CH2 ही रहेगा, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो ये आपका कब बनेगा, जब आपका पेरोक्साइड रिएजेंट भी प्रेजेंट होगा आपके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो CH3 CH2 CH2 Br, ये आपका फाइनल जो है कंपाउंड बन गया। मतलब क्या बना, ये ब्रोमोप्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हो आप इसे। ठीक है। तो ये समझ आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
यस सर। ठीक है, तो हमेशा ये कब होगा, HX के साथ। जब भी आप क्या करोगे, एल्कीन प्लस HX, ये आप जब ऐड करोगे, तो उस केस में अगर आप क्या कर रहे हो, सिंपल ये कर रहे हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, हेलोजन उस पर आएगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे। और अगर यहाँ पर आप साथ में क्या कर देते हो, परऑक्साइड कर देते हो, परऑक्साइड, तो क्या होगा उस केस में, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और उस केस में हेलोजन उस कार्बन डबल बॉन्डेड एटम पर आएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इतना सा बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है, ठीक है। वाटर का एडिशन कैसे हो रहा है, तो आपने ये एल्कीन ली, ठीक है, तो ये आपने एल्कीन ले ली, एल्कीन ये जो ली है, इसमें आपने वाटर रिएक्ट करवाया, ये H प्लस जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ये H प्लस का मतलब क्या है, प्रोटॉन। एसिडिक। ठीक है, एसिडिक मीडियम है, तो ये मैंने आपको कल बताया भी था, एसिडिक मीडियम है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका एक OH ग्रुप एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, मतलब एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ये जो आपका ये वाला कार्बन एटम था ना, तो ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटने पे हाइड्रोजन तो इधर आ जाएगा, और बाकी का OH ग्रुप इसी वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कार्बन के साथ क्या हुआ, OH ग्रुप जुड़ गया, और ये वाला जो CH2 था डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड हटते ही ये CH2 रहा, और CH2 फिर क्या आ गया, वाटर का एक हाइड्रोजन हो गया, तो एक CH3 जुड़ गया, एक आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, और बाकी CH3 दोनों क्या रहे, सेम रहे। तो क्या बन जाएगा, वाटर जुड़ने पर आपका एल्कीन में जब वाटर जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल मिलेगा। तो इतनी चीज जो वो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एल्कीन ली, वाटर लिया, साथ में ऑक्सीजन लिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन का सिंगल एटम, और हम क्या ले रहे हैं, रिएजेंट डाइल्यूट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं, और टेम्परेचर के 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल ग्रुप जो होगा वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर आकर चिपक जाएगा, ठीक है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर चिपक जाएगा, और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 1,2, नहीं इसका नेम ऐसे कर सकते हैं मेथ, ठीक है, इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है, इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपने एल्कीन लिया, O3 क्या होता है, ओजोन होता है, जिंक और वाटर रिएजेंट लोगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्या है भाई, कौन सा ग्रुप है ये, कोई बताएगा, कीटोन। कीटोन। कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन लगाए C डबल बॉन्ड हो, एक तो आपका कीटोन बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि पॉलीमर बन गया, यानी कि अगर आपने N कार्बन एटम की कोई एल्कीन ली है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख रहे हो उसको, और कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पर N कार्बन एटम्स का क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड जो वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्ट आपका एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ H2SO4 में क्या होगा, एल्कीन ली, साथ में आपने H2SO4 लिया, ये H2SO4 का ओपन करके स्ट्रक्चर इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको ये C2H5HSO4 ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको जो है सारी याद करनी ही पड़ेगी, ये नोट्स जो है मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो अब इसको आगे जो है शाम को कंटिन्यू करेंगे, बाकी टेस्ट के लिए पढ़ लेना जो आज का है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रह गया।